सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर अपने वन शॉट रिविजन्स। ऑलरेडी 3 चैप्टर का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है एंड आई होप कि ये 3 चैप्टर का रिवीजन करने के बाद अब आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, कुछ तो पढ़ाई हमने कर ही ली है, कुछ तो हमारी तैयारी एग्जाम्स की हो ही गई है। तो आई होप कि तीनों के तीनों चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे होंगे, जो हमने अपने रिवीजन के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप किए। तो बच्चों, फटाफट से आज अगले चैप्टर की अटेंडेंस लगा लो, क्योंकि आज भी हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो है हमारा वो रिवाइज करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, प्लानिंग। सो आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का। तो फटाफट से बेटा अटेंडेंस लगाइए और फिर अपने लिए कमाल की चीज लेकर जाइए। तो देखो बेटा, आज आपको फिर से मिल रही हैं ऑल एक्रोनिम्स एट वन प्लेस। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। बेटा, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। कि हम जब भी प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें फ्यूचर की याद आती है। हम हमेशा जब भी प्लानिंग वर्ड को यूज करते हैं इन अ जनरल वे भी, तब भी तो हमारे माइंड में यही आता है ना। क्या हम कभी भी प्लानिंग बीते हुए कल के लिए करते हैं? क्या नहीं, हम हमेशा प्लानिंग करते हैं आने वाले कल के लिए। तो प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस, जहां पर हम कहीं ना कहीं अपने आने वाले कल के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचा जाएगा, कि आज हम यहाँ पर हैं तो कल हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। प्लानिंग यही बताता है दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ पर हैं, आज हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर सिचुएशन में हम क्या सोच रहे हैं। तो उसी का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी बातें के बारे में सोचना कहाँ जाके करते हो? प्लानिंग के अंदर ही तो करते हो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर बेटा आप लोग सेट करते हो कुछ ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद उनको कैसे हासिल किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग रास्तों के बारे में सोचते हो। यानी कि आप डिसाइड करते हो अबाउट दी कोर्सेज ऑफ एक्शन, और उसमें से जो भी सही रास्ता होगा उस रास्ते को आप करते हो चुनने का काम। तो इसी सब चीजों का नाम है क्या? प्लानिंग। तो देखिए जरा, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप डिसाइड करते हो एडवांस में ही कि आपको फ्यूचर के बारे में क्या करना है, वो कौन से एक्शंस है जो आप फ्यूचर में लेने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड ऑल्सो बाय whom इट इज टू बी डन। उसके अलावा प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स डू। और प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ टॉप लेवल कर रहा होता है, प्लानिंग तो हर लेवल का मैनेजर कर रहा होता है। इट रिक्वायर्स द डिसीजंस सिंस इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और क्योंकि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें चूज करना होता है वो सही रास्ता। तो इसलिए प्लानिंग के अंदर हमने कहा कि प्लानिंग के अंदर हमें करनी पड़ती है चॉइस। और जहां पर चॉइस करने की बात आती है बेटा, वहीं पर हम कहेंगे कि हम ले रहे हैं किसी ना किसी तरीके का कोई डिसीजन। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग हमारे लिए वो रास्ता बनाता है कि आज हम कहाँ पर है और कल हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो उस रास्ते को कैसे तय करना है, वो सारी चीजें हमें प्लानिंग बताता है। ठीक है, तो मीनिंग तो हो गया हमको एकदम क्लियर। अब आते हैं बेटा फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग को रिमाइंड करने के लिए फ्रेंड्स ने बनाया था ना प्लान, मैकडी में पेरी पेरी फ्राइज खाने का। बर्गर तो सब खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? हम तो मैकडी में जाके खाते हैं पेरी पेरी फ्राइज। तो बेटा इसी में छुपे हैं हमारी सारी की सारी फीचर्स ऑफ प्लानिंग के पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एफ। एफ से मतलब है बेटा फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये पी कहता है प्लानिंग है परवेसिव। एम से है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सी से होता है कॉन्टिन्यूस। डी से होता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। फिर पी से है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और देन एफ से है हमारे पास फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स इसी एक्रोनिम में छुपे हैं। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले पहले फीचर की, दैट प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि प्लानिंग के अंदर हम कर ही यही रहे हैं
क्या कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर? हम प्लानिंग के अंदर सोच विचार का काम कर रहे हैं, हम प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा। हम वो रास्ते ढूंढ रहे हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो जब सारा का सारा फोकस उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही है, तो ठीक तो कह रहे हैं कि प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में सोचता है, क्योंकि प्लानिंग में आप डिसाइड ऑब्जेक्टिव को करते हो और उनको कैसे अचीव किया जाएगा उसी के बारे में सोचते हो। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब तक मैं प्लान ही नहीं करूंगी तो तब तक क्या ही करना है? मैंने एक फैक्ट्री लेकर छोड़ दी है, बट उस फैक्ट्री में मुझे करना क्या है मैं सोच ही नहीं रही हूँ। तो जब मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या काम करना है, तो मैं क्या तो अपनी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करूँ, किस चीज़ के लिए मैं स्टाफ रखूँ। जब स्टाफ नहीं होगा तो डायरेक्टिंग किसकी होगी, यानी कि डायरेक्शन किसको दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन किसको दी जाएगी, मोटिवेट किसको किया जाएगा। और जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो कंट्रोल क्या करूँगी? तो बेटा प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है जिसके पीछे पीछे बाकी सारे फंक्शंस चलना शुरू होते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि प्लानिंग वो रेल का इंजन है जिसके पीछे पीछे फिर उसके डब्बे चलते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग को बोला गया कि प्लानिंग हमारे लिए क्या है, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है और बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो इसके पीछे पीछे चलते हैं। उसके बाद प्लानिंग है परवेसिव। परवेसिव क्यों? क्योंकि प्लानिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर एग्जिस्ट करता है, चाहे कोई किसी भी लेवल का जो हमारा मैनेजर है वो कहीं पर भी ऑपरेट कर रहा हो। जैसे कि टॉप लेवल मिडिल लेवल के लिए प्लान करता है, या मैं कहूँ जो टॉप लेवल है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, मिडिल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करता है, डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाता है, ऑपरेशनल लेवल का जो सुपरवाइजर होता है वो डे टू डे प्लानिंग करता है कि डे टू डे हमें क्या काम करना है, उसके लिए उसकी प्लानिंग चलती है। तो हर एक लेवल का जो मैनेजर है वो प्लानिंग कर रहा है, और क्योंकि वो हर जगह पर अप्लाई हो रहा है इसलिए वो क्या है, परवेसिव। उसके बाद प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है बेटा? प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार चलने वाली, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। जब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हर काम के लिए आप एक प्लानिंग कर रहे हो। तो जैसे आपकी एक एक्टिविटी, एक आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी एक्टिविटी के लिए फिर से प्लान स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आज आप प्लान कर रहे हो कि क्लास 12th में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, कल को आपकी प्लानिंग रहेगी कि कैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करना है, कैसे CUET में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, कैसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर उसके आगे अच्छी जॉब के बारे में सोचोगे। तो आपकी जिस तरीके से लाइफ की प्लानिंग खत्म नहीं हो रही है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। क्यों भाई? प्लानिंग में हम सोच ही आगे के बारे में रहे हैं ना। प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। यहाँ तो हम सोचते ही आगे के बारे में, सोचते ही हम अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये हमारी मदद करता है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। हमें ये कहते हैं कि प्लानिंग हेल्प्स इन पीपिंग इनटू द फ्यूचर। पीपिंग का मतलब होता है झांकना, कि कई हद तक आज जो हम सोच रहे हैं वो हमें कल के बारे में अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि यार देखो, कल को अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो कितना मजा आएगा ना। कल को अगर मेरे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो सब लोग कितना खुश होंगे ना, खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे, टीचर्स भी खुश होंगे और सोसाइटी में भी बहुत नाम हो जाएगा। है कितना अच्छा लगेगा ना। तो उस फीलिंग को आप आज एंजॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लानिंग तुम्हारी मदद करता है कि आज सोचो कल के बारे में। तो प्लानिंग हमेशा क्या है बेटा? फ्यूचरिस्टिक होता है। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है बेटा? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। जैसे कि तुम अगर आज सोच रहे हो कि तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो तुमने कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रखी होगी। तुम्हारे माइंड में अगर कोई अच्छा कॉलेज या अच्छा कोई प्रोफेशन है जिसको तुम्हें क्लास 12th के बाद परस्यू करना है, तो कहीं ना कहीं तुम उसके लिए अपनी प्लानिंग बनाकर चल रहे होगे। तुमने कहीं ना कहीं कोई लिस्ट बनाई होगी कॉलेजेस की। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज के बारे में सोच रहे होगे, अलग अलग कॉलेजेस के बारे में सोच रहे होगे। और जब कल को आप CUET का फॉर्म भरोगे तब भी आपको ये सारी बातें पता चलेंगी कि वहाँ पर भी आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है। तो आप उसमें से सिलेक्शन करोगे। कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं ना, बट आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सुटेबल है, आप उसे सिलेक्ट करने वाले हो ना। तो जहां पर सिलेक्शन आता है वहां पर क्या होता है बेटा? डिसीजन ले रहे हो आप, है ना। तो प्लानिंग हमेशा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में से बेस्ट वाले का सिलेक्शन होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है भाई, सोच विचार का काम है। प्लानिंग के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर माइंड का इन्वॉल्विंग है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई।
अगर आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो क्या ही प्लान करोगे, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमें फोरसाइट के बारे में भी सोचना है। मतलब कि आज जो आप सोच रहे हो कि आज अगर आप डिसीजन लोगे तो कल को उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है, आपको दूर तक सोचने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहीं से आएगा ना। आपको इमेजिनेटिव होना है, आपको इंटेलिजेंट होना है, आपको सोचना है, साउंड जजमेंट लेने हैं आपको यहाँ पर कि सही आपको डिसीजन लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दिमाग से काम ले रहे हो, तो इसीलिए बोला गया कि प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज। आपके दिमाग को कहता है कि भाई शांत मत बैठ, काम करता रहे। तो हमेशा ये कंसर्न होता है थिंकिंग से रादर देन डूइंग। यहाँ पे लेकिन सिर्फ हम सोच विचार ही कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा ये हमारे कंप्लीट हुए फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो थम्स अप कर देना कि यस मैम फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमें क्लियर है। चलो आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए हमें फिर से सर को याद करना पड़ेगा। कौन से वाले सर को यार, हमें ड्यू सर को याद करना पड़ेगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर जी हमें प्लानिंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, तो हम आपको फटाफट से डीएम कर रहे हैं। सो ड्यू सर को करो डीएम। इसी में छुपे हैं हमारे क्या, सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के पॉइंट्स। जहां पर बच्चे डी से हमारा मतलब होता है डायरेक्शन, कि प्लानिंग हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। यू से मतलब है अनसर्टेनिटी, कि प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके बाद बेटा एस से है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द कंट्रोलिंग। आई से है बेटा इनोवेटिव आइडियाज, की प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। आर से मतलब होता है इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कि रिड्यूस करता है बेकार की एक्टिविटी को। और डीएम का मतलब है डिसीजन मेकिंग, की प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो चलिए वन बाय वन इन सारे इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है बेटा यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, कि क्योंकि प्लानिंग आपको स्टार्टिंग में बता देता है। प्लानिंग के अंदर आपने आज ही सोच लिया है कि क्या करना है, तो जब आपने सोच लिया है, जब आपका टारगेट सेट है कि नहीं यार इस बार बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं ना, तो 11th तक कर लिया जो करना था, बहुत मौज मस्ती कर ली, अभी 12th में भी आधा टाइम मौज मस्ती कर ही ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब कम बैक करना है। अब करना है कम बैक हाफ ईयरली से ही। हाफ ईयरली में धूम धमाका मचाना है, और ये धूम धमाका जो है ये रुकना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम्स तक, ठीक है। तो तुमने टारगेट सेट कर लिया है, तुमने मान लिया कि 95 प्लस तुम ला कर दिखाओगे, ठीक है। तुम उन सभी लोगों को जवाब दोगे जो तुम्हें हर टाइम कहते हैं कि सुन तुझसे ना हो पाएगा, पर तुम उनको बताओगे कि मुझसे ही हो पाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एक गोल सेट मिल गया है, तुम्हारी गोल सेटिंग हो गई है। अब तुम्हें टाइम टू टाइम डायरेक्शन मिलेगी। प्लानिंग आपको टाइम टू टाइम ये बताएगा कि सुन भाई तेरा यही गोल है, लिख लो एक जगह पर, जिस जगह को तुम रोज देखते हो ना, अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट कर लो कि हाँ 95 प्लस स्कोर करना है इस बार तो करके ही दिखाना है। आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद स्कूल खत्म हो जाएगा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो करके दिखाना है। तो यहाँ पर तुम्हें बार बार प्लानिंग क्या करेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक चीज सेट है, तो वो तुम्हें टाइम टू टाइम डायरेक्शन देगा। बट वहीं पे अगर तुमने प्लानिंग नहीं करी तो तुम हमेशा ट्रैक से भटकते रहोगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाके काम करोगे। क्योंकि जब तुमने 95 प्लस का गोल बनाया होगा ना, तो तुम्हारी जो बाकी की एक्टिविटीज है वो उसी के अलाइनमेंट में होंगी, कि मुझे रेगुलरली स्टडीज करनी है, मुझे नोट्स बनाने हैं, केस स्टडी सॉल्व करनी है, पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट अटेंड करने हैं। तो तुम्हें गाइडेंस मिल गई, तुमको डायरेक्शन मिल गया। बट अगर ये प्लानिंग नहीं होगी तो तुम भटकते रहोगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और कभी तुम्हारा गोल कोई अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा तुम्हें डायरेक्शन देता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉइज को पहले से टारगेट सेट करके दे दिया जाता है ताकि वो उसी ट्रैक पर चलते रहें। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस करता है द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो प्लानिंग ना कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आने वाले खतरों से आप बच ही गए हो। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे इवेंट जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ हम उनके लिए खुद को प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। कि चलो ठीक है, आपने सोचा है कि आप ना क्लास 12th के बाद अपना फाउंडेशन एग्जाम दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनना है, फाउंडेशन एग्जाम आप देने वाले हो। बट स्टिल कहीं ना कहीं सभी लोग ये जानते हैं कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। समटाइम्स हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, तो बिल्कुल क्या उसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, नहीं, हम साइड बाय साइड सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कि इन केस अगर फाउंडेशन हमारा क्लियर नहीं हो पाया तो रेगुलर कॉलेज कर लेंगे तब तक, और साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक प्लानिंग कर ली कि अगर ये नहीं तो ये ही सही। तो आपने
कि भाई अचानक से अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, आपने सारी मेहनत उसमें लगा दी, सीयूईटी का फॉर्म भी नहीं भरा, तो आपका सारा टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना। तो प्लानिंग अगर पहले से करके रखोगे तो आने वाले खतरों को कम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि उससे आप बच सकते हो, बट उसके रिस्क को आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि प्लानिंग क्या करता है, क्योंकि आप एडवांस में डिसाइड करते हो, तो आप यहाँ पे जो भी टास्क को परफॉर्म करेंगे तो प्लानिंग आपको ये शो करेगा कि कैसे उन चेंजेस के साथ आपको डील करना है, चाहे वो अनसर्टेन इवेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है। देन प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को, क्योंकि आप सारी चीजों को पहले से प्लान कर रहे हो, आपके सामने आपका पूरा टाइम टेबल सेट है, आपका पूरा स्केड्यूल सेट है, तो आपके जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जितनी भी यूजलेस या वेस्टफुल एक्टिविटीज है आप उनको एलिमिनेट करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम क्यों कहते हैं कि बेटा आप प्लानिंग के साथ पढ़ो, आप एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि कल आपको क्या पढ़ना है, इवन टॉपिक तक डिसाइड कर लो। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो अपने नोट्स और बुक में हर एक टॉपिक के ऊपर ना डेट लिख दो कि आज के डेट में मुझे ये काम करना है। एक हफ्ते की प्लानिंग पहले से करके रखो, उसके ऊपर डेट मेंशन कर दो कि इस डेट पे ये 2 टॉपिक करने हैं, इस डेट पे ये 2 टॉपिक करने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे कई बार इसलिए भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि क्या करें, है ना। आधा पौना घंटा तो वो यही सोचते रहते हैं कि क्या स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और अल्टीमेटली फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो प्लानिंग आपको यही समझाता है कि जब आप पहले से किसी चीज के बारे में प्रिपेयर रहते हो, हम यहाँ पर भी हर एक पर्सन को, हर एक डिपार्टमेंट को पहले से ये बता देते हैं कि भाई आपको क्या करना है, तो उनको सोचना ही नहीं है, आना है, काम करना है, चले जाना है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो सेव होता है, कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। हम प्लानिंग जब करते हैं तो क्या पुरानी घिसी पिटी चीजों के लिए कर रहे हैं क्या, जो सब करते आ रहे हैं क्या उसी चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं, नहीं, हम नई चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं कि देखो ये तो सब लोग करते हैं, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ अलग हटकर सोचने की कोशिश करते हो, और देखो बेटा हर किसी का दिमाग अलग चलता है, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम कहते यही हैं कि डिस्कशन के टाइम पर नई नई चीजों को हमें यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है। उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, तो ये तो हमने फीचर से ही समझ लिया कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि 95+ लाने के तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, हमें तो सही तरीका चुनना है, सही तरीके से हमको मार्क्स लेकर आने हैं। तो किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके लिए हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेक्शन लेना होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डिसीजन। उसके बाद प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग, प्लानिंग ही कंट्रोलिंग करने के लिए हमें स्टैंडर्ड देता है, टारगेट देता है कि भाई देखो आपका टारगेट ये है, अब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो देखो। तो आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे, जब सामने कुछ होगा तभी ना। जब मैंने तुम्हें दे दिया कि बेटा 95+, 95+, 95+, अब तुमने भी अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा रखा है, अब तुम्हारे हाफ ईयरली का रिजल्ट आएगा, फिर उसका तुम्हारे प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे उससे, क्योंकि तुमने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो प्लानिंग कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड देता है कि भाई देखो तुम्हारा टारगेट तो हुआ है लेकिन तुम अभी यहीं तक हो, तो तुम किस तरीके से वहां तक पहुंचोगे, इसमें तुम्हारी मदद करती है प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग आपको वो गोल्स देती है, वो स्टैंडर्ड्स देती है जिसके अगेंस्ट आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे ताकि हम उस चीज को कंट्रोल कर सकें। ठीक है जी, समझ आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग सबको, थम्स अप कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें प्लानिंग की, पर प्लानिंग की कुछ बुराई भी तो होती हैं, तो आ जाओ प्लानिंग के लिमिटेशन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो भाई देखो लिमिटेशन में भी हमने पॉजिटिविटी ढूंढी और हमने कहा कि मिस्टर रिच रिच को ह्यूज टाइम एंड कॉस्ट लगाकर ही मिली सक्सेस, कि भाई ऐसे सक्सेस नहीं मिलती, अपना वक्त देना पड़ता है, थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ता है, तब जाकर ही सक्सेस हासिल होती है। तो देखो जरा इसमें कहाँ छुपे हैं हमारे सारे के सारे लिमिटेशन के पॉइंट्स। बेटा जहां पर एम से मिस्टर का जो एम है वो हमें कहता है मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। रिजिडिटी, प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या है बेटा, रिजिड है। उसके बाद रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। ह्यूज कॉस्ट लगती है, यानी कि बहुत सारा पैसा लगता है। टाइम कंज्यूमिंग होती है हमारी प्लानिंग, और नॉट गारंटेड सक्सेस, यहां पर हमारी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। चलिए अब वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले
प्लानिंग के अंदर ना रिजिडिटी है, प्लानिंग बहुत रिजिडनेस के साथ आपको फॉलो करना होता है। क्यों भाई? देखो, जब एक बार हमने प्लान किया होगा, अपना बहुत समय लगाया होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत पैसा भी लगाया होगा, और बार बार अगर आप प्लानिंग को चेंज करेंगे, आप एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके आपने काम करना शुरू किया, फिर अचानक से आपने दूसरा प्लान बना लिया, फिर तीसरा प्लान बना लिया, ऐसे काम नहीं होता। एक बार जो प्लान बना लिया गया है उसी के ऊपर हमें स्ट्रिक्ट होकर, रिजिड होकर काम करना है, क्योंकि बार बार अगर आप प्लानिंग को चेंज करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है और इससे टारगेट भी अचीव नहीं होते। तो ठीक है, ये प्लानिंग की एक बुराई है, स्ट्रिक्ट होना प्लानिंग की बुराई है, कोई बात नहीं, कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को अराइज करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्री डिसाइडेड प्लान, दे मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। और एक बार जो बना दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके दादाजी ने आपका पूरा टाइम टेबल बना दिया है कि भाई देखो ऐसे बनेगा टाइम टेबल, अब तुमको लग रहा है कि नहीं यार आज मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो दादाजी इसको चेंज कर दो, नहीं, मना कर दे कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग के अंदर बहुत सारा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, एक्सपर्ट बुलवाने पड़ते हैं, बोर्ड मीटिंग्स करानी पड़ती हैं, क्योंकि भाई देखो आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो ऐसे तो प्लान नहीं कर लोगे, तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें बातचीत करनी होती है, हमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है टू फाइंड आउट द वाइबिलिटी ऑफ द प्लान। मतलब कि हम इन्वेस्टिगेशन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान कब तक वर्क कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों में बहुत सारा हमारा पैसा जाता है। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी को क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि आपको प्लान बनाने की अनुमति नहीं है। अगर आप एक मिडिल लेवल के या अगर आप एक ऑपरेशनल लेवल के पर्सन हो, तो आप ना जो मेन प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग अपने खुद के प्लान बनाते हैं। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आपको एक प्लान बनाकर देता है, उसके बेसिस पर आप अपने डिपार्टमेंट के प्लान या आप अपने डे टू डे प्लान बनाते हो। आप मेन प्लान को बदल नहीं सकते, ना उससे डाइवर्ट हो सकते कि आप कह दो कि नहीं एक काम करते हैं मेन प्लान में चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने प्लान बनाएंगे। नहीं, ये करना आपको अलाउड नहीं है। तो क्योंकि मेन प्लान बनाने की आपको अनुमति नहीं है, तो वहां जो आपकी क्रिएटिविटी आ सकती थी कि आप मेन प्लान को और अच्छा बना सकते थे, क्योंकि आपको क्या करना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अपने प्लान को डिजाइन करना है ना, वही आपके लिए बेस स्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस पर आप अपना प्लान बनाओगे। तो यहाँ आपकी खुद की नहीं चल रही ना कि अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सको, वहां के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है। तो इसीलिए आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, बट मैंने जो अभी वर्ड्स यूज करे इससे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये कहता है कि जो बन गया है उसको फॉलो करना है। वैसे ही ये कहता है क्रिएटिविटी कहाँ नहीं है कि आप उसको बना नहीं सकते खुद से, आपको जो बन चुका है उसके बेसिस पे अपने खुद के प्लान्स बनाने होते हैं और उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिजिडिटी और क्रिएटिविटी के बीच में। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और अदर डिसीजन मेकर्स वो अलाउड ही नहीं करते हैं उनको कि आप ना तो यहाँ से हट सकते हो इस प्लान से, ना इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का कोई चेंज कर सकते हो, तो इसलिए क्रिएटिविटी नहीं होती। उसके बाद प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। भाई देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना तो किसी के हाथों में भी नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के बेसिस पर अपने प्लान बनाते हैं, उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना तो कोई नहीं कर सकता। अब बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बार बार प्लानिंग चेंज हो ऐसा नहीं होगा, बार बार क्या बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड करेंगे, बार बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाने की वजह से भी हमारे जो प्लान्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते। उसके बाद प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अब तक जैसे करते आए हैं आगे भी ऐसे करेंगे तो सक्सेस मिल ही जाएगी, 11th में जैसे पढ़ाई की थी वैसे 12th में भी करेंगे तो ठीक है हो जाएगा। भाई वो 11th थी, वो तब की सिचुएशन अलग थी, 11th स्कूल लेवल पर होती है, उसका काम अलग होता है, बट 12th आपकी भाई इतने सारे बच्चों के साथ तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, सिचुएशन ही अलग है। तो बहुत सारे मैनेजर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी ये लगता है कि यार पिछले साल जब सेल्स बढ़ाई थी ना तो हमने ये काम किया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था हमारा ये प्लान, चलो इस साल भी यही करके देखते हैं। भाई उस साल जब तुमने अपनी किसी एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया तब मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं थे, आज मार्केट में कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, तो क्या सेम प्लानिंग तुम्हारी वर्क करेगी? नहीं। तो बहुत सारे मैनेजर्स की टेंडेंसी होती है कि प्रीवियसली टेस्टेड और ट्राइड प्लान्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी कोई सक्सेसफुल प्लान आपको सक्सेस की गारंटी, फिर से सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों? क्योंकि आपको वही बातचीत करनी है, बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन सभी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। थम्स अप कर दो कि यस मैम, लिमिटेशन भी हमको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की तरफ, और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के लिए मैं कहती हूँ क्या, स्ट्रेस डाइज इफ प्लानिंग वर्क।
अगर आपकी प्लानिंग अच्छे से हो जाती है तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। तो बस इसी में छुपे हैं क्या, हमारी सारे प्रोसेस के पॉइंट्स। तो कैसे छुपे हैं मैडम ये तो बताओ। तो बेटा एस से क्या होता है, एस से होता है बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर उसके बाद डी से क्या है, डी से डेवलपिंग प्रेमिसेस, आई से है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ई से है इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, एस से है सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, और आई से होता है बेटा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और एफ से होता है फॉलो अप एक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें हमारे छुपे हुए थे। चलिए अब वन बाय वन उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब भाई देखो प्लानिंग शुरू ही कहाँ से होती है, प्लानिंग की जो डेफिनेशन है उसी में सारी प्रोसेस जो है छुपी हुई है। तुमने हमें क्या समझाया कि प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि प्लानिंग में सबसे पहला आपका काम ये है कि ऑब्जेक्टिव सेट करो, तभी आगे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। तो प्लानिंग हमें थिंकिंग इन एडवांस कराकर ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करता है, ताकि वो एक क्राइटेरिया सेट कर सके, ताकि आगे के जो हमारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जा सके। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिस तक पहुंचने के लिए हर एक मैनेजर कोशिश करता है, जिसको कब सेट कर लेना चाहिए, एडवांस में सेट कर लेना चाहिए फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ईच डिपार्टमेंट और यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम कर रही हैं। और ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए हर एक डिपार्टमेंट और यूनिट को, और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होनी चाहिए, यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम अच्छी सेल्स करेंगे तो भाई अच्छा बच्चा हमारे लिए कुछ नहीं है, हम अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज करेंगे, ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। मैं तो कहती हूँ इसको ओवर थिंकिंग नहीं है, मतलब है कि डेवलपिंग प्रेमिसेस। बेटा प्रेमिसेस का मतलब यहाँ पर है अजम्पशन, फ्यूचर अजम्पशन, कि अब यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में अजम्पशन बनाएंगे कि क्या हो सकता है। हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिए हैं, बट उस ऑब्जेक्टिव को हमें हासिल करना है, तो हासिल करने के लिए क्या हो सकता है, तो फ्यूचर के बारे में जब भी हम अजम्पशन बनाते हैं उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग क्योंकि कंसर्न्ड है विद द फ्यूचर और वो भी अनसर्टेन है, तो हर एक प्लानर को यहाँ पर सोच विचार करना है अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, बट अभी भी फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग कहाँ देखते हैं, डेवलपिंग प्रेमिसेस में। अब उन्हीं सब चीजों को देखने के बाद हमें रास्ते खोजने हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, तुम तो कह रहे हो 20% से सेल इंक्रीज करोगे, कैसे तो आइडेंटिफाई करो ना वो रास्ते की कैसे। सो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है कि एक बार जब आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, अजम्पशन भी बना ली, तो भाई अब फाइंड आउट करो वो रास्ते जिससे आप गोल्स तक पहुंच पाओगे, कि भाई अपना कॉस्ट हमें कम करना है, मार्केटिंग अगर हमें ज़्यादा करनी है, या फिर हम कुछ और इनोवेटिव चीज़ लेकर आएँ यहाँ पर, या फिर स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर चलाएं, कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को कि 20% हमारी जो सेल्स है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है। अब आपने रास्ते ढूंढने शुरू करे, अब रास्ते तो ढूंढ लिए, पर हर रास्ता सही हो ये तो सही नहीं है ना, हर रास्ता सही हो ये जरूरी नहीं है। आपको चुनना है अपने लिए एक सही रास्ता जो आपके लिए सुटेबल है। तो अब आप यहाँ पे इवैल्यूएट करते हो, और इवैल्यूएशन में आप करते हो प्रोज और कॉन्स के ऊपर वर्क, यानी कि हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हो कि पॉजिटिव पॉइंट्स कितने और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके सामने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं तो उन्हीं के बेसिस पर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करते हो बेटा, आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो कि होता है मोस्ट फीजिबल मतलब फीजिबल मतलब सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, प्रॉफिटेबल, और कैसा होना चाहिए, विद लीस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जिसके नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा होगा, ज्यादा सुटेबल दिख रहा होगा, ऐसे ऑल्टरनेटिव को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमने अपना एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम ये करना है असली काम, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, यानी कि अब उस प्लान के ऊपर हमें काम करना शुरू कर देना है। जो आपने सोच लिया कि ये काम करना है तो अब आपको वो चीज़ करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप एक्शन, सिर्फ काम कर देने से थोड़ी ना होता है, टाइम टू टाइम चेक करना है, रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है कि जैसा हमने सोचा था,
जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वैसे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हमने सोचा कि हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे और एडवर्टाइजमेंट कराने की वजह से फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सेल्स बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है, तो ये हमें यहाँ पर चेक करना है किसी की हेल्प से, इन द स्टेप ऑफ फॉलो अप एक्शन में। ठीक है जी, चलो ये तो कंप्लीट हो गई बेटा हमारी टाइप प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब आखिरी टॉपिक, आखिरी बिल्कुल आखिरी, टाइप्स ऑफ प्लान। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास दो टाइप ऑफ प्लान होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। सिंगल यूज प्लान वो प्लान्स होते हैं जिसको हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, जो वन टाइम होते हैं, जो हमारे ऐसे हैं कि यार एक एक्टिविटी के लिए हमने वो प्लान डिजाइन किया, उसके बाद दोबारा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि बजट, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक साल के लिए हमने अपना बजट बनाया, सपोज करो सेल्स बजट बनाया, अब अगले साल के लिए फिर से उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन अगले साल कुछ और होगी, है ना। इसी तरीके से हमारे कुछ स्टैंडिंग यूज प्लान होते हैं, लेकिन जिसको आप रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि रूल को कहाँ ही हमें बदलना है, एक बार हमने अपनी कंपनी का रूल बना लिया, उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो प्लान्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। बट 2 प्लान ऐसे हैं जिसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, क्योंकि समहाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये हमें लगता है कि ये सिंगल यूज है, बट एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि ये स्टैंडिंग यूज है, यानी कि इसको हम बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। लेकिन 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 ऐसे कैसे? प्लान को डिस्कस करने के लिए मस्ती ब्रदर्स ने बनाया प्लान, प्रोग्राम फॉर द पिज्जा पार्टी। पेरी पेरी फ्राइज तो खा लिए मैकडी में जाके, अब हमारे मस्ती ब्रदर्स ने बनाया है प्रोग्राम पिज्जा पार्टी का। ठीक है, अब इसमें छुपे हैं हमारे सारे प्लान। कैसे बेटा? एम से है हमारे पास मेथड, बी से है बजट, आर से है रूल, ओ से है ऑब्जेक्टिव, एस से है स्ट्रैटेजी। प्रोग्राम अपने आप में ही एक प्लान का नाम दे रखा है, पी से है प्रोसीजर और फिर पी से है पॉलिसी। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन इन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमारे वो एंड पॉइंट्स हैं जहां तक हर एक मैनेजर पहुंचने की कोशिश करता है कि भाई मेरा ये टारगेट है, मैंने तुमको बोल दिया कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर प्रॉफिट 30% से इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि देखो भैया यहाँ तक हमको पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, तो प्लानिंग वो एंड पॉइंट्स है जहां तक हर एक मैनेजर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमेशा इसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है? इन सम न्यूमेरिक टर्म्स, यानी कि जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको। प्लानिंग को डिजाइन हमेशा टॉप मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा टॉप मैनेजमेंट ही करके आपको देगा, बाकी के सब लोगों को उसको जस्ट फॉलो करना है। उसके अलावा ये आपको फ्यूचर पोजीशन के बारे में बताता है, ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है 10% से इन द नेक्स्ट क्वार्टर, और हम कह रहे हैं कि हमें 20% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि स्ट्रैटेजी ना केस स्टडी में बच्चों पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो स्ट्रैटेजी के लिए क्या है बेटा? स्ट्रैटेजी आपकी वो ब्रॉड आउटलाइन बाउंड्री है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर जिसको आपको फॉलो करना है। देखो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए? एक तरीके का फ्यूचर डायरेक्शन है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। कि जहां पर ऑब्जेक्टिव में तो आपने सिर्फ गोल्स को डिसाइड किया है, बट उस गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा इन फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, वो आपको स्ट्रैटेजी बताता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, क्योंकि इसके ना कुछ डायमेंशन है, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ काम करना होता है। क्या काम करना होता है? सबसे पहला आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में सोचना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन से वो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं जिसे आप एलोकेट करोगे यहाँ पर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा, रिसोर्सेज के बारे में सोचा। तो क्योंकि इतना सब कुछ सोच रहे हो, इसलिए क्या बोलते हैं हम स्ट्रैटेजी को? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। प्लस एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए स्ट्रैटेजी बनाते टाइम, अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजी इसलिए भी एक कॉम्प्लेक्स प्लान के अंदर काउंट होता है क्योंकि यहाँ पर ना बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया कि स्ट्रैटेजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया,
अब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपको क्या क्या सोचना है, किस किस चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने मिडल मैन होंगे, प्राइस कितना रखेंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना आपकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है बेटा? पॉलिसी होती है कुछ जनरल गाइडलाइंस, ये आपके कीवर्ड्स हैं। पॉलिसी क्या आपके लिए? कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है। क्या करता है बेटा? आपकी एनर्जी को चैनलाइज मतलब यूटिलाइज करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लेकर जाता है ताकि आप अपने टास्क को अचीव कर सके। तो क्या है आपकी पॉलिसी? पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि मतलब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिलती है किसी भी काम को करने के लिए कि कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो गुड्स को कैश पे ही बेचते हैं। हमारी तो पॉलिसी यही है कि हम कैश में डील करेंगे, तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है ना, आपकी एनर्जी उसी तरफ जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। सबको वही सोचना है कि भाई हमें तो गुड्स कैश में बेचना है, ठीक है। या फिर रिजर्विंग सम पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमने यहाँ पर अपने 5% जो पोस्ट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर रखी है। ये हमारी पॉलिसी है कि हम 5% जो पोस्ट होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, आपकी एनर्जी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रही है। जनरल गाइडलाइंस है, सबके लिए सेम है, ठीक। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं, कुछ रूटीन स्टेप्स होते हैं, कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। कि ये क्या है? कुछ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स है जिनको परफॉर्म किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर वन, टू कैरी आउट द एक्टिविटीज, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर सकें विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए। और वो दायरा आपको कहाँ मिला है? ये रहा, पॉलिसी में। कि हमारी पॉलिसी ने हमें कोई डायरेक्शन दी है, कुछ चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम काम करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा प्रोसीजर। जैसे कि ये हमें ये तक बताते हैं कि क्या एग्जैक्ट मैनर है जिसमें किसी भी काम को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो आपको वर्ड्स मिल रहे हैं ये भी आपके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप, एग्जैक्ट मैनर जिसमें किसी भी काम को किया जाएगा। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस है सिलेक्ट करने का, कि भाई पहले हम एप्लीकेशन मंगवाते हैं, फिर हम टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं उस बंदे का, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं, फिर लेकिन हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है सिलेक्शन करने का। तो प्रोसेस मतलब एक प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड। अब मेथड क्या होता है? मेथड तो होते हैं तरीके। मेथड का मतलब क्या होता है? तरीके। मेथड्स आर दी प्रिस्क्राइब्ड वे, या फिर कह सकते हो वो वेज, वो मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, जिसमें किसी भी काम को कंप्लीट किया जा सकता है। अब फिर से वही, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हमें बेस्ट मेथड चूज करना है। जैसे कि अगर मुझे अपने यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी है तो 2 मेथड होते हैं ट्रेनिंग देने के, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। तो क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशनल लेवल पर कुछ जो हमारे जो वर्क है वो टेक्निकल वर्क होता है, तो वहाँ पर हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। बट वहीं पे अगर मैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात करूँ या टॉप लेवल की हायर लेवल मैनेजर्स की बात करूँ, तो उनको ऑन द जॉब से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको ऑफ द जॉब मैथड से ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि प्रोग्राम्स या लेक्चर मैथड्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मैथड्स के एग्जाम्पल थे कि इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मैथड यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल। अरे सबसे आसान, बिल्कुल प्यारा सा, क्योंकि रूल तो हमने तोड़ना ही है ना। तो रूल क्या होते हैं? रूल्स आर दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ये क्या है? हमारे कीवर्ड स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो हमें बताता है व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट, क्या करना है और क्या नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब इस चीज़ की प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूल। और ये आपके बिहेवियर को यहाँ पे गाइड करता है, और रूल को तोड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई डिस्क्रिएशन, कोई अपनी मनमानी नहीं होती यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। सिंपलेस्ट प्लान है बट रिजिड है। क्यों? क्योंकि अगर रूल को तोड़ोगे तो पेनल्टी और पनिशमेंट के लिए फिर तैयार रहना। जैसे कि हमने रूल बनाया नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, धूम्रपान करना ऑफिस के अंदर तो निषेध है भाई, नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रूल को तोड़ोगे तो पेनल्टी को इनवाइट करोगे तो तैयार रहना पेनल्टी को भरने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा होता है। आगे देखो, प्रोग्राम।
अब प्रोग्राम क्या है बेटा, प्रोग्राम तो इन सभी का ग्रुप है, मैं तो कहूंगी प्रोग्राम में तो सब कुछ आ जाता है। तो ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो आउटलाइन करती है किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव भी है, पॉलिसी भी है, प्रोसीजर भी है, रूल भी है, टास्क भी है, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ है यहाँ पे, ताकि हम अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो जब प्रोग्राम आता है तो सारे के सारे प्लान उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल को अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा उसके अंदर स्ट्रैटेजी भी होगी, पॉलिसी भी होगा और प्रोसीजर भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बजट। अब बजट क्या होता है, सब प्लान बना लो, बिना बजट के तो तुम अधूरे रह जाओगे ना। तो बेटा क्या है, बजट आपके लिए एक ऐसी स्टेटमेंट है, या मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट वे में लिखूं तो बजट हमारे लिए एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताती है, जो हमें ये बताती है, वैसे यहाँ पर आगे आ ही गया था एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स, तो लिख देंगे अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल तो फिर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बजट क्या है, हमारे लिए एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाता है इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम बता रहे हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि हमने एक मंथ के लिए अपना सेल्स बजट बनाया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक महीने के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हो सकती है, तो ये हमारा सेल्स बजट हो गया। पहले से सोच रहे हो, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के बजट बनाते हैं, जैसे कि कैश बजट, कि कितना कैश का इनफ्लो होगा और कितना कैश का आउटफ्लो, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, उसको हम कैश बजट कहते हैं। हमारे देश का भी तो बजट बनता है, उसमें भी तो हम यही सब चीज़ें देते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड हमारे एक्सपेंसेस हैं और कितने हमारे एंटिसिपेटेड इनकम्स हो सकती हैं, रेवेन्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही है बेटा, ये जब हम बात कर रहे हैं ये है हमारा बजट। अब बजट को बोला जाता है कि क्या ये कंट्रोल डिवाइस है, बिल्कुल। बजट को देख के ही तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स है जिससे हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। बजट को कहा जाता है कि प्लानिंग में क्यों आता है, क्योंकि बजट के अंदर फोरकास्टिंग है। हमेशा हम बजट भी किसके लिए बनाते हैं, आगे के लिए बनाते हैं, तो इसलिए बजट प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, और मुबारक हो, वन शॉट खत्म हो गया आपका प्लानिंग चैप्टर, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा। तो बताओ बच्चों, कैसा समझ में आया आपको ये प्लानिंग चैप्टर, और कितने अच्छे से रिवाइज हुआ इस वन शॉट के थ्रू। और सुन लो, पढ़ा तो दिया है, तैयारी करना मत भूलना। अब वन शॉट करके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से रिवाइज तो हो गए होंगे, बट आपको अब एक काम करना है, आपको यहाँ पर अब कुछ केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कैसी हुई है। ठीक है बच्चों, अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक लगे रहो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।